ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे एक्सपर्ट स्पीक सेगमेंट में आज हमारे साथ जुड़े हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के दिग्गज, एलआईसी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और पूर्व ओम्बुड्समैन कर्नाटका के विपिन आनंद जी। बहुत बहुत स्वागत है सर, आज हमें इंश्योरेंस मंत्र में वक्त देने के लिए, हमारे स्टूडियो में शामिल होने के लिए। तो शुरुआत में सर आपसे इसी से करूंगा क्योंकि आपका करीब 38 साल का एलआईसी का अनुभव है, इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन में भी आपने कार्य किया है। जब दोनों साइड को आप देखते हैं तो कहां पर आपको लगता है कि कमी रह जाती है और जो पॉलिसी होल्डर है जिनके क्लेम्स नहीं मिल पाता है तो उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी स्थिति और सुधार सके? बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आपके स्वागत का और यहाँ बुलाने का। ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि पॉलिसी धारकों को हम कुछ ऐसी जानकारी दे सकें जिससे उनको आगे अपनी पॉलिसी करवाने में और चलाने में आसानी होगी। देखिए, एक बहुत जो बेसिक सी बात है इसमें कि इंश्योरेंस पॉलिसी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, कानूनी करार है इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी धारक के बीच में। पॉलिसी धारक वादा करता है प्रीमियम देने का और इंश्योरेंस कंपनी वादा करती है पॉलिसी में जो भी चीज़ें उन्होंने पॉलिसी धारक को वादा किया है उन चीज़ों को, उस वादे को निभाने का। अब कोई भी करार हम करते हैं तो मेरे ख्याल से सबसे पहली आवश्यकता जो ये है वो है कि हम उसकी कार्यवाही को पूरी तरह से समझें कि कैसे हुआ। बिल्कुल, मतलब सर आप ये क्लेम रिजेक्शन है या फिर जो डॉक्यूमेंट्स की गलती है, पॉलिसी की जो शर्तें हैं उसमें जो गलतफहमी होती है उस संदर्भ में बोल रहे हैं? मैं डॉक्यूमेंट के बारे में ही पहले कह रहा हूँ। जब इंश्योरेंस पॉलिसी होती है तो जो पॉलिसी धारक होता है या जो प्रपोजर है वो एक प्रपोजल फॉर्म देता है भर के, जिसमें वो अपने बारे में संपूर्ण जानकारी देता है और एक तरह से पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी से अनुरोध करता है कि मुझे आप ये पॉलिसी दीजिए। तो ये एक ऑफ़र है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और इंश्योरेंस कंपनी उससे संतुष्ट होकर और अपना प्रीमियम प्राप्त करके उसको एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू करती है पॉलिसी के एक प्रमाण के रूप में कि इन शर्तों के ऊपर हमने ये आपका रिस्क कवर किया। ठीक है। अब कोई भी कानूनी काम हो, चाहे वो मकान या ज़मीन की खरीद बेच का काम है, किसी भी अन्य तरह का कानूनी करार है, कोई किसी कंपनी के फॉर्मेशन का करार है, कुछ भी है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम हर कागज़ को ध्यान से पढ़ें। बिल्कुल, जो रिजेक्ट होता है क्लेम इसी वजह से होता है क्योंकि सारा आधार यही है। प्रपोजल फॉर्म के जो सवाल हैं उनको पढ़ के उनका सही सही उत्तर देना ये पॉलिसी धारक का दायित्व है पॉलिसी लेने के टाइम पे। इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अटमोस्ट गुड फेथ यानी एक तरह से पूर्ण विश्वास के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। तो सही जवाब देना पॉलिसी धारक की पहली जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल सर, जो क्लेम रिजेक्ट होता है उसमें बड़ी वजह आप मानते हैं कि पॉलिसी धारक के द्वारा सही जानकारी नहीं बताई गई? सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंश्योरेंस कंपनी को किसी भी रिस्क को लेने के लिए जो डेटा चाहिए वो डेटा अगर सही तरीके से इंश्योरेंस प्रपोजल में नहीं दिया गया है तो कहीं पर वो करार कमज़ोर पड़ जाता है। दूसरी बात ये होती है कि इंश्योरेंस कंपनी जो पॉलिसी देती है वो पॉलिसी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाली पॉलिसी होती है, बहुधा IRDA से अप्रूव होती है, सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी ये है कि आवश्यक है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिसी जो आपने करवाई उसकी शर्तें क्या हैं। मतलब जो हमने देखा है वो ये है कि पॉलिसी को कभी कोई पढ़ता नहीं है। पहली चीज़ ये है कि आप प्रपोजल फॉर्म को ध्यान से पढ़ के जवाब सही दीजिए। दूसरा ये है कि जब पॉलिसी आपके पास आए तो आप पॉलिसी की शर्तों को पूरी तरह से पढ़िए। इसमें IRDA ने एक प्रावधान दिया है कि अगर पॉलिसी की शर्तें आपको मान्य नहीं हैं या आप ये समझते हैं कि पॉलिसी आपके जिस काम के लिए आपने पॉलिसी करवाई है वो उस कार्य का साधन इस पॉलिसी के माध्यम से नहीं हो रहा है तो आप पॉलिसी प्राप्त होने के 1 महीने के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को वापस करके अपना प्रीमियम वापस ले सकते हैं। बिल्कुल, अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करिए अगर पॉलिसी आपकी आवश्यकता के अनुरूप नहीं। बिल्कुल। अगर सर किसी ने सही चीज़ें पढ़ी है, सब कुछ सही करा है, फिर भी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है, तब जो है पॉलिसी होल्डर किस तरह से अपना दावा मजबूत कर सकता है? अब इसमें अगली कंडीशन ये है कि जब इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी बॉन्ड भेजती है उसके साथ में उनको एक जिम्मेदारी दी गई है कि जिस प्रपोजल के आधार पर आपने पॉलिसी करवाई उस प्रपोजल की एक कॉपी वो आपको उपलब्ध कराएंगे।
बहुत बार ये होता है कि प्रपोजल फॉर्म एजेंट ने भरा या किसी और ने भरा, आपको ठीक से पता भी नहीं है। तो जब पॉलिसी आती है उसके साथ में जो कागज़ आ रहे हैं उन कागज़ों को भी ध्यान से पढ़िए कि जो जवाब उस समय पर दिए गए, आपने दिए या आपके बिहाफ पर किसी और व्यक्ति ने दिए, वो जवाब सही हैं। अगर उसमें कहीं कोई गलती है तो वो भी तुरंत इंश्योरेंस कंपनी की जानकारी में लाइए कि जिससे चाहे पॉलिसी कैंसिल होनी है या चाहे उसमें कोई सुधार होना है या बदलाव आना है, वो उसी स्टेज के ऊपर हो, ना कि 10 या 20 साल के बाद। तो यानी सर किसी भी तरह की जानकारी है वो नहीं छुपानी है। पूर्व में कोई इलाज हुआ है, कोई ऑपरेशन हुआ है, किसी भी तरह की जानकारी नहीं छुपानी और उसको आधार बना के इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है और उसमें फिर ओम्बड्समैन का भी फैसला है वो इंश्योरेंस कंपनी के हक में जाएगा। मेन बात यह है कि ओम्बड्समैन का जो फैसला है वो तो दस्तावेजों के आधार पर ही होगा। तो अगर दस्तावेजों में कहीं पर कोई कमी थी जिसके आधार पर पॉलिसी इशू हुई तो नेचुरली उस पॉलिसी का लाभ पॉलिसी धारक को नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये आवश्यक है कि या तो आप पहले ही फॉर्म खुद भरें, ध्यान से भरें, और नहीं तो अगर एजेंट ने भी भरा है तो जब पॉलिसी के साथ उसकी कॉपी आपको मिल रही है तुरंत उसको दोबारा पढ़ के अगर उसमें कोई कमी है तो इंश्योरेंस कंपनी के संज्ञान में लाएं कि आप इसको भी पॉलिसी में शामिल करें। ऐसे में अधिकतर केस में आपको कोई परेशानी बाद में नहीं आएगी। बिल्कुल सर, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 90% प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी। 90%? तो आपका ये अनुभव कहता है कि आपने अपने कार्यकाल में जो भी केसेस देखे वो 90% केसेस इसी में थे। सर एक अगला सवाल, अभी जो नई पीढ़ी की मान्यता है वो ये है कि ट्रेडिशनल प्लान नहीं लेना चाहिए। लोगों का ये भी कहना है कि जो LIC के प्लान्स थे उन्होंने कुछ रिटर्न नहीं दिया, उसमें केवल एजेंट है उसी की कमाई हुई, लेकिन जिसने प्लान्स लिए थे उनको कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला। तो इसको आप कैसे देखते हैं, इसे कैसे काउंटर करेंगे, क्योंकि आप सर LIC के साथ 38 साल तक रहे हैं। देखिए, ये जो इशू है इसमें 3 पार्टी हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, पॉलिसी धारक है और एजेंट है। ठीक है, एजेंट को अधिकतर सभी पॉलिसी में एक ही तरह का कमीशन मिलता है, इसलिए उसने आपको एक प्रोडक्ट बेचा या दूसरा प्रोडक्ट बेचा, मेरे ख्याल से इसमें उसका कोई निहित स्वार्थ कम ही होता है। बिल्कुल, जानकारी की कमी उसके स्तर पे कभी हो सकती है, लेकिन निहित स्वार्थ इसमें नहीं होता है। ज़्यादा कमीशन शुरू में इसलिए दिया जाता है क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना विश्व के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। कोई भी व्यक्ति आसानी से पॉलिसी खरीदने को राजी नहीं होता है और एक बार में भी नहीं खरीदता है। दसियों लोगों के दसियों चक्कर उस एजेंट को लगाने पड़ते हैं, तब कहीं पर वो एक पॉलिसी बेचने में सफल होता है। इसीलिए इस तरह के कमीशन रेट सारी दुनिया में ही चलते हैं। लेकिन इसमें जो स्थिति है रिटर्न के बारे में, उसके बारे में मैं कहूँगा कि ज़्यादा दोष जो है वो कहीं पर इंश्योरेंस कंपनीज का है। मेरे विचार में एक एंडोमेंट पॉलिसी लेने में और एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लेने में कोई बहुत अंतर रिटर्न में नहीं होना चाहिए, अगर इंश्योरेंस कंपनी अपने ग्राहकों को अच्छी रिटर्न उपलब्ध कराने में सफल हो अच्छी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ के माध्यम से। बिल्कुल। आखिरी सवाल होगा सर मेरा, शो को समाप्त करो उससे पहले। क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस को लेकर लगातार बहस होती रहती है कि इसे अनिवार्य होना चाहिए, वैकल्पिक होना चाहिए, अलग तरीके से रेगुलेट करना चाहिए। आपका क्या मानना है इस पे सर? देखिए, जब मेरी उम्र 30 साल थी तो इंडिया का सेविंग रेट 27% था, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा। 27% हम अपनी आय की सेविंग कर रहे थे। जो लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार ये घट के 5% पे आ गया। और दूसरा ये है कि क्रेडिट इतना ज़्यादा आज बढ़ गया है, हर तरह का क्रेडिट, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, एजुकेशन लोन हो या पर्सनल लोन हो, तो 33,000 रुपये प्रति व्यक्ति लोन आज भारतीयों के ऊपर है। ऐसी स्थिति में क्रेडिट इंश्योरेंस एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्रेडिट इंश्योरेंस में सिर्फ ये है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट इस तरह के होने चाहिए कि प्रीमियम उनका सही हो, तो अनिवार्य होने में कोई बुराई इसमें नहीं है। इनफैक्ट इससे सभी पक्षों की जो है वो सुरक्षा इसमें निहित है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज को देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर अच्छा हो और उनका प्रीमियम जो है वो कॉम्पिटिटिव हो, जिससे ग्राहक के ऊपर अननेसेसरी जोर उसमें नहीं पड़े, उनको ज़्यादा कष्ट नहीं हो उस प्रीमियम को देने में। तो ये सबके लिए एक अच्छा साधन है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमें वक्त दिया और तमाम बातों को बारीकी से बताया। तो आज के इंश्योरेंस मंत्रा में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं हमारा इंश्योरेंस बेसिक के साथ।
क्या आप जानते हैं? जब भी लोग होम लोन लेते हैं तो कई बार उन्हें लगता है कि बैंक की क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस लेना जरूरी है, लेकिन हकीकत यह है कि क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस लेना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। बैंक या लेंडर आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप वही इंश्योरेंस खरीदे जो वे ऑफर कर रहे हैं। अगर वे इंश्योरेंस की सलाह देते भी है तो उन्हें साफ बताना पड़ता है कि यह ऑप्शनल है, कोई लोन कंडीशन नहीं है। और यहां एक बड़ा पॉइंट है, क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस में पूरा बेनिफिट सीधा बैंक को जाता है, कवर हर साल घटता है, बिल्कुल आपके लोन के बैलेंस की तरह। इसके मुकाबले टर्म इंश्योरेंस भी एक विकल्प है, जहां पर प्रीमियम और कवर जो है वो आपको मिलता है और पे आउट सीधा आपके परिवार को मिलता है। फैमिली जरूरत के मुताबिक किसी भी तरह से पैसे का इस्तेमाल कर सकती है, चाहे घर का लोन चुकाना हो, खर्चे चलाने हो या फिर इमरजेंसी को हैंडल करना हो। तो अगली बार जब आप होम लोन लें, याद रखें क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस लेना आपकी चॉइस है, कंपल्शन नहीं। और समझदारी यही है कि लोन प्रोटेक्शन के लिए आप टर्म इंश्योरेंस भी चुन सकते हैं। तो यही है हमारा इंश्योरेंस मंत्र, सुरक्षित रहिए, समझदार बनिए। धन्यवाद।